कविता मुंबई के इस 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और बहुत खुशी है ये सूचित करते हुए कि आज हमारे बीच कविता पाठ के लिए उपस्थित हैं अ, शिलांग से आदरणीय भरत प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच आई हैं पल्लवी मुखर्जी। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार जी। आप दोनों के कविता पाठ के बाद वक्तव्य के लिए आदरणीय सुधा उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा जी इस कार्यक्रम में। और खास उपस्थिति आज जो है कौशल किशोर जी की है, जो कि लखनऊ से है। काफी रुचि सभी रखते को हैं अक्सर। नमस्कार जी जी। जी, नमस्कार सर, आप सबको नमस्कार। आप सभी जी। का पुनः स्वागत। कौशल जी लखनऊ से हैं और उनका स्नेह जो है हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। जब भी फ्री रहते हैं इस कार्यक्रम में वो अक्सर मौजूद रहते हैं। तो अब हम शुरुआत करें विधिवत कार्यक्रम की। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए आदरणीय पल्लवी मुखर्जी जी को आमंत्रित करता हूं और उनका मैं परिचय दे दूं। सरगुजा जिला जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ रामानुजगंज नाम का एक छोटा सा कस्बा है। मेरा ख्याल है आजकल जिला बन गया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वहाँ आपका जन्म हुआ। आप स्नातक हैं और संगीत विशारद भी हैं। जहां तक प्रकाशन का सवाल है, आप बहुत सारी पत्रिकाओं में छपती रही हैं लगातार। हाँ, एक और खुशखबरी यह है कि नया संग्रह आपका बिल्कुल आने ही वाला है। बहुत जल्दी वो हमारे बीच होगा, कविता संग्रह। और उसका नाम जो है मैं तो भूल रहा हूँ, पल्लवी जी बताएंगी। जो अलग अलग पत्रिकाएं हैं जिनमें आप लगातार प्रकाशित हुई हैं, बहुमत है, दोआबा, वागर्थ, दुनिया इन दिनों, छत्तीसगढ़ आसपास, पाखी, अनुगूंज, जनसंदेश टाइम्स, रेवांत, नवभारत, कक्साड़, आजकल, बहुत सारी पत्रिकाओं में आप छपी हैं। 10 साझा संकलनों में आप आई हैं और कुछ कविताओं का अंग्रेजी और बांग्ला में अनुवाद भी हुआ है। और सोशल मीडिया पर जो ब्लॉग्स वगैरह हैं, बिजू का है, लिटरेचर पॉइंट है, हिंदी हिंदी नामा है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपकी लगातार उपस्थिति रही है। पल्लवी जी, बहुत ही एक पिछड़ा इलाका जो है, हालांकि मैं भी सरगुजा जिले से ही हूँ, शुरुआत मेरी वहीं से हुई है, तो मैं जानता हूँ उस इलाके को अच्छी तरह से। वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है और जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ किस तरह से आपका बचपन गुजरा और वहाँ किस तरह से साहित्यिक संस्कार आपको मिले, जरा शेयर करें। सबसे पहले प्रशांत जैन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय सुधा उपाध्याय जी को नमस्कार करती हूँ। आदरणीय भरत प्रसाद सर और कौशल किशोर जी सर का बहुत बहुत हृदय तल से आभार, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत मंच दिया आज कविता पाठ करने के लिए। ये तो सही बात आपने कही कि मेरा जन्म सरगुजा जिले में हुआ, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं जिस जगह से आती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, उन माता पिता का मैं नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे माँ बाप मुझे मिले और अच्छा वातावरण मिला। माँ है शुक्ला चौधरी, श्रीमती शुक्ला चौधरी, और पिताजी हैं श्री शीतेंद्र नाथ चौधरी, जिनकी मैं बिटिया हूँ। और इतना खूबसूरत वातावरण, कितना भी पिछड़ा इलाका था हमारा, शांतिपारा, बतौली क्षेत्र, जो भी, जहाँ पे पिताजी आदिम जाति कल्याण विभाग में लेक्चरर थे फिजिक्स के। और परंतु घर में इतना खूबसूरत माहौल था कि मेरा जो नर्चरिंग है वो उसी वातावरण में मैं ढली हूँ। काफी पत्र पत्रिका माँ बाबा को हमेशा पढ़ते ही देखा करती थी। शाम में मम्मी पापा दोनों पढ़ते रहते थे और अच्छी अच्छी पत्रिकाएं घर पे आती थी, जैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, दिनमान। और हम जो 3 भाई बहन हैं, भास्कर जी, आपको पता होगा कि मेरा मेरा भाई है, और छोटा भाई मयंक, और मैं उनकी दीदी हूँ पल्लवी मुखर्जी। तो हम तीनों का जो बड़ा होना था, वो भी एक उत्सव के माहौल में ही हम बड़े हुए, क्योंकि मेरी माँ ब्रेन विथ ब्यूटी थी। जितनी खूबसूरत, उतना ही उनका ब्रेन भी चलता था। उनकी और कविताओं वो के तो हम सब मुरीद हैं। जी, और घर के माहौल को एकदम उत्सव सा बना देती थी। हम लोग का स्कूल से आना, मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो आदिवासी स्कूल में ही हुआ, मिशन स्कूल में। मैंने नर्सरी से 8 क्लास तक मैंने एक मिशन स्कूल में पढ़ाई की है, जहाँ आदिवासी बच्चे तो बहुत पढ़ते थे,
लेकिन कुछ अच्छा, जैसे वहाँ के जो माने जो पढ़ाते थे उन लोग रोम से आए हुए थे, लिहाजा जैसे आपका और भी बहुत से सुंदर सुंदर जगह है जहाँ से वो आए होते, जैसे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी, जो इंग्लिश वर्ड उन लोग यूज करते थे, उनका जो टंग प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा होता था। तो इस वजह से हमारी इंग्लिश, और पिताजी तो अच्छी इंग्लिश थी ही पापा की, तो हम लोग बोलने चालने में, बांग्ला का भी घर पे था क्योंकि दादू मेरे बंगाली स्कूल के मास्टर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे, तो दादू का भी प्रभाव, बांग्ला का भी सीखने का अवसर मिल गया। हमारा, मेरे को हाथे खोड़ी बोलते हैं, जो लिखने की जो स्टाइल है, क ख ग घ, मैंने बांग्ला भी सीखी। और घर में पत्रिका देश आती थी जो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, उस पत्रिका से को पढ़ना मैंने सीख लिया। पिताजी आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे यार ये तो बांग्ला का कोई कल्चर हमारे उतना नहीं, फिर भी सुमो कितने अच्छे से पकड़ रही है बांग्ला को पढ़ने में। इस तरह से इंग्लिश हो चाहे बांग्ला हो चाहे हिंदी हो, इन तीनों भाषाओं को सुनते सुनते मन मेरे अंदर में वो साहित्यिक रुझान पैदा और हो आपके गया। हाँ पेरेंट्स दोनों साहित्यकार रहे हैं, तो जी जी बड़ा रचनात्मक माहौल आपको मिला है पल्लवी जी। जी। और अब मम्मी, शुरुआत करें कविता पाठ की। जी सर, तो मैं कविता पाठ करूं? जी बिल्कुल। कविता, करीब इस चौदह वक्त मैं पंद्रह कुछ, जी 15 मिनट, स्त्री विषयक कुछ कविताएं उठा रही हूं मैं। जी जी स्वागत। औरतें सीरीज पर जो कविताएं लिखी हैं उन पर नजर होगी मेरी। उस गली पर मैं खड़ी हूँ जहां से मेरे घर की छत साफ नजर आती है, और गली के इसी मोड़ पे खड़ी है वह जिसके सर पर छत नहीं है, और न ही उसके हिस्से की जमीन। उसके हिस्से गुलमोहर का पेड़ जरूर है, जिसके नीचे उसका रैन बसेरा। पत्थरों से बने चूल्हे के ऊपर चढ़ी है एक पिचकी हुई एल्युमिनियम की डेचकी। वह डरती नहीं है गर्मी के इन खौफनाक दोपहरों से, और न ही काली अंधियारी रातों से। वह जानती है कि हर दिन उसकी मुट्ठी में एक सुबह होती है, और गुलमोहर के ढेर सारे फूल भी। अपनी साड़ी के भीतर हंसिया खोज कर जूड़े में सजा लेती है गुलमोहर, और खनकती हंसी के साथ मुझे ऐसे ताकती है जैसे मैं उसकी हंसी छीन लेना चाहती हूँ और चुनवा देना चाहती हूँ किसी किले में। क्या बात। दूसरी कविता है, वह औरत तमाम पीड़ाओं और दुखों को पकड़ती नहीं है, मेरी तरह उड़ा देती है सारी पीड़ाएं। जैसे कोई चिड़िया हो आंगन की, आंसुओं से गिरती बूंदों में टिमटिमाते हैं तारे, जुगनुओं की तरह जो चूल्हे की आंच पर और चमक उठते हैं। उसकी हांडी से खटबटाते भात की सौंधी गंध टकराती है मेरी खिड़की से और फैल जाती है पूरे कमरे और देश में। उसका मर्द महुए से सराबोर है, देखता है उसे गिद्ध, देखता है उसे जैसे कोई गिद्ध हो। वह औरत उसकी आंखों में बैठे गिद्ध को झपटने नहीं देती, देह की कसावट को ढाक कर मगन हो जाती है भात की सौंधी गंध में। देह की वाह। कसावट को ढाक कर मगन हो जाती है भात की सौंधी गंध में। बहुत खूब। एक और कविता सुना रही हूँ औरत सीरीज पर ही। ये बसंत नहीं गर्मी की तपती दोपहरी है, ये बसंत नहीं गर्मी की तपती दोपहरी है। वह औरत औरत नहीं लोहा है, जिसके सर पर तगाड़ी है लोहे की, जिसके स्तन से चिपका है शिशु, पी रहा है चुप चुप पिघलता लोहा। क्या बात। औरत जानती है, औरत जानती है पेट भर भात के लिए उसे निकलना होगा भोर में और तपना होगा लोहे की तरह। दिन चढ़े जब उसकी देह थक कर पक चुकी होगी, उतारेगी थकान उसी नदी में जो तप रही होगी धीरे धीरे। इन दिनों औरत भूल चुकी है नमक का स्वाद, इन दिनों औरत भूल चुकी है नमक का स्वाद। नमक उसकी हथेली पर है, नमक क्या उसकी बात। हथेली पर। बहुत सुंदर। कविता का शीर्षक है स्त्रियां। उन सभी दर्द से लिपटी स्त्रियों के पास ठहर जाना चाहूंगी जिन्हें प्रतीक्षा है मेरी बरसों से। उनकी तमाम रिश्तों की जड़ों को झकझोर देना चाहूंगी जहां अनगिनत गांठें लगभग सड़ चुकी हैं।
रिश्तों की सुंदर बनावट के लिए तुरपाई करती उंगलियों को चूमने की ख्वाहिश है मेरी। उनकी आंखों के भीतर झांक कर दूर की यात्रा करना चाहूंगी। जानती हूँ उनकी कातर पनियल दृष्टि मुझे भी भिगोएगी। उनके वे दर्द जो बरसों से छटे नहीं हैं बादलों की तरह, उन्हें छूकर कुछ नुकीली तीखी बातें पूछूंगी। ताकि वे रुके नहीं, जमकर बरस सके और मैं भी लौट सकूं एक तृप्ति के साथ घर की ओर। क्या ताकि बात। वे रुके नहीं, जमकर बरस सके और मैं भी लौट सकूं एक तृप्ति के साथ घर की ओर। कविता का शीर्षक है ठहरा हुआ पानी। इन दिनों जेठ की गर्म तपती दोपहरी में तुम्हारे तांबई चेहरे पर अटक जाती हूं मैं। 5 घरों के काम निपटाकर रात के बासी बर्तनों को धोती हो तुम। तुम्हारी देह पर बिखरे पसीने की बूंदें चुभती हैं आंखों में कीरचों की तरह। तुम्हारे चेहरे पर उभरी आड़ी तिरछी रेखाओं को समेटने में विफल खड़ी मैं महज एक प्याला चाय पकड़ाती हूँ, जिसे तुम सुड़कती हो रात की बची बासी रोटियों के साथ। तुम्हारे माथे की ढीली होती शिराओं को देखकर तृप्त हो जाती हूँ कुछ पलों के लिए। तुम्हारा पति सिधार चुका 2 बेटे तुम्हारी गोद में देकर तमाम दुखों का बोझ पीठ पर लादे दायित्वों से टूटती नहीं हो तुम, जबकि तुम्हारे होठों पर एक तिरछी हंसी हमेशा ठहरी होती है। सोचती हूँ तुम्हारी आंखों का पानी ठहरा हुआ है, बहता क्यों नहीं है नदी की तरह। सुनो, तुम्हारे अंतस में जमी हुई काई खुरचना चाहती हूँ। तुम्हारे अंतस में जमी हुई काई खुरचना चाहती हूँ। बहुत मार्मिक कविता, बहुत मार्मिक। धन्यवाद। कविता जो मेरा जो शीर्षक है कविता संग्रह का, उसका नाम है विलुप्त हो जाती हैं स्त्रियां। विलुप्त हो जाती हैं स्त्रियां। बहुत बधाई बहुत जी हाँ। आपको, बधाई बधाई जी। उसी शीर्षक की कविता जो मेन शीर्षक है वो हम्म, कविता आप लोगों के सामने नमस्कार। प्रस्तुत है। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन शायद। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन शायद। उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके पंजों का छापा भी दीवार पर तुम्हें मिलेगा, जिसे उसने पाथा था उपले थापते हुए। बड़े प्रेम से, बड़े जतन से, बड़े इत्मीनान से घर के फर्श को लीपते हुए भी छोटे छोटे पैरों के चिन्ह छूट गए थे, जो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। उसने कोई निशान ढिबरी बांटते हुए भी छोड़ा होगा, जब सूरज डूब रहा होगा चोरी चोरी अस्तांचल की ओर। सूरज की लुका छिपी का खेल उसकी लटों से खेलते हुए उसके चूल्हे की हांडी में झांका होगा। खोली के भीतर की उदासी को बचाया होगा उसने पूरी शिद्दत से। खोली के भीतर की उदासी को बचाया होगा उसने पूरी शिद्दत से। एक स्त्री इसी तरह बचाती रहती है तमाम उदासी थपेड़ों और उन अंधेरों को जिसमें सीलन लगी होती है, दीवारों पर लगी होती है काई। स्त्री खरोचती है तुम्हारे भीतर की काई भी। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त हो जाती हैं, छोड़ जाती हैं एक निशान प्रेम का जो तुम्हारे माथे पर अंकित होता है। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त हो जाती हैं, छोड़ जाती हैं एक निशान प्रेम का जो तुम्हारे माथे पर अंकित होता है। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। धन्यवाद सर। आपने कह दिया सर, तो फिर थोड़ा बहुत अच्छा ही हुआ होगा। नहीं, अच्छा है, अच्छी कविताएं हैं आपकी। जी। मैं चाह रही थी कि क्योंकि माँ और पिताजी का प्रभाव मुझ पर पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। मतलब शादी तो हुई हेमंत कुमार मुखर्जी जी से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पति ने भी, तभी ये सब लिख भी पाई हूं मैं। और माता पिता पर जो थोड़ी बहुत लिखी है उसका थोड़ा सा हिस्सा सुना देती थी। स्वागत स्वागत। जी हाँ। कविता का शीर्षक है मेरी माँ।
तुम्हारे नेह की आँच से पकती थी मैं रोज थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे नेह की आँच से पकती थी मैं रोज थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे भीतर से आती थी मिट्टी की गंध, उसी सोंधेपन से महक जाती थी मैं भी रोज थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे आसपास रहता था एक पूरा गांव भरा पूरा, शहर की सूखती नदी अरपा भी, पगडंडियां पार करती रेत उड़ाती पनिहारी ने जिनके पांव में छाले थे। तुम्हारा दुख उबलता था जब मेघ गरजते नहीं थे, बिना बरसे ही उड़ जाते थे दूर देश। वह पीड़ा और गहराती थी सूखते खेतों के लिए, तुम जानती थी लहलहाती फसलों से ही बच्चों की थाली में होगा 2 जून भात, तुम्हारे साथ मैं भी जी लेती थी जीवन भरपूर। अब सभी ढूंढते हैं तुम्हें मुझ में, अब सभी ढूंढते हैं तुम्हें मुझ में, तुम्हारे जाने के बाद ढूंढते हैं वही आंच, वही मिठास, वही नमक, वही तनवंगी चाल। ओह, उनकी तीखी निगाहें बेधती हैं मुझे किसी तीर की तरह, मैं निरुत्तर परे ढकेल कर उनके सवाल जवाब बढ़ जाती हूँ आगे। काश दिखा पाती मैं उन्हें कि मेरी हृदय गुहा में बसी हो तुम, अपने पूरे ममत्व और आभिजात्य के साथ मुझे गले लगाती, मुझे गले लगाती, चूमती, पुचकारती मेरी माँ। बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद। पिता पर सुनाती हूँ। अभी पिताजी बांग्लादेश की, माँ के गुजर जाने के बाद पापा बांग्लादेश की यात्रा में थे ना, आप सबको पता ही होगा, और तो वो बताती हूँ। जन्म स्थान वगैरह देखने गए थे। जी हाँ, जी हाँ, तो उसी पर थोड़ा भाव जो भी मैंने हुआ, पापा पर क्या गुजरी होगी, बहुत थोड़ी छोटी सी संवेदना ही लिख पाई हूँ। पापा पर लिखना तो बहुत कठिन काम है, जितना बन सका मैं कर पाई हूँ, देखिएगा। पिता के साथ पगडंडियों पर चलना जैसे वह चलता है कुछ ठुमक ठुमक कर उम्र के 6वें वर्ष में अबोध। पिता के साथ पगडंडियों पर चलना जैसे वह चलता है कुछ ठुमक ठुमक कर उम्र के 6वें वर्ष में अबोध। जैसे तितलियों के पीछे भागती है वह लाल फ्रॉक वाली लड़की, भागती है कुछ उचक उचक कर, जैसे कच्ची अमिया तोड़ता है वह लड़का खड़ी कड़ी धूप में थोड़ा ठहर कर। पिता ठंडी हवा के झोंके की तरह, पिता पहाड़ की तरह भी, पिता की देह में एक बीहड़ भी है, तमाम रिश्ते हैं वहां उलझते हुए। कटीले घने जंगलों के बीच झांकती हूँ पिता की सूनी आंखों में जो भीग जाती है माँ की स्मृतियों से। वेदनाएं समेटते पिता थपथपाते हैं मुझे हौले से, वेदनाएं समेटते पिता थपथपाते हैं मुझे हौले से, निकल पड़ते हैं दूर देश जहां खिलकते थे पिता कभी, निकल पड़ते हैं दूर देश जहां खिलकते थे पिता। कविता का शीर्षक है इंद्रधनुष। जानती हूं मैं कि कैसे मुझे बनाने हैं रास्ते, जानती हूं मैं कि कैसे मुझे बनाने हैं रास्ते, चलना है किन पगडंडियों पर और मुड़ना है कब कहां। मैं ये भी जानती हूं कि सड़क किनारे पड़े हुए गुलमोहर के फूल में आग है या बर्फ, सहजना है उसे कैसे। मुझे पता है कि भरने हैं मुझे पगडंडियों के गड्ढे, जैसे भरती हूं मैं अपनी कूची से आकाश का कैनवस कि देख सको तुम इंद्रधनुष के रंग। एक छोटी सी कविता थी, और कविता का शीर्षक है आधी उम्र गुजार चुकी औरत। आधी उम्र गुजार चुकी औरत का बदल रहा है मौसम, आधी उम्र गुजार चुकी औरत का बदल रहा है मौसम, उसकी त्वचा छोड़ रही है उसका साथ, बालों में चमक रही है सफेदी चांदी की तरह। आधी उम्र गुजार चुकी औरत टांग आई थी अपने बचपन को उसी खूंटी में जहां एक गाय अब तक बंधी है। आधी उम्र गुजार चुकी औरत की नींद में होते हैं अनगिनत सपने, सपनों में खेत रंगा होता है पीले रंग से, इस रंग के बीच से आती है उसकी हंसी सरसों के फूलों जैसी,
उसके सपनों में होता है खुला आकाश भी, रंग बिरंगी तितलियां, कल कल करती नदी, झरने, पोखर, बाग, बगीचे, पहाड़ की चोटी पर स्थित एक मंदिर भी। मंदिर की घंटी से टूट जाते हैं उसके सपने, वह सपनों में जागती है, जागने पर मरती है। आधी उम्र गुजार चुकी औरत उड़ती जाती है रेत की तरह, रेतीली धरती पर फूल नहीं खिलते, रेतीली धरती पर फूल नहीं खिलते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता का शीर्षक है भात रांधती स्त्री। भात रांधती है वह स्त्री, तुम्हारे गगनचुंबी इमारत के पास ही है उसकी रसोई। भात रांधती है वह स्त्री, तुम्हारे गगनचुंबी इमारत के पास ही है उसकी रसोई। खुले आकाश के नीचे ईंटों से बने चूल्हे में रांध रही है स्त्री भात। खुले आकाश के नीचे ईंटों से बने चूल्हे में रांध रही है स्त्री भात, पसाती है माड़। उसके बच्चे पी रहे हैं माड़, उसके बच्चे पी रहे हैं माड़, बना रहे हैं छोटे छोटे घरोंदे रेत के, जमीन पर पसर कर नंग धड़ंग। बच्चे सुड़ सुड़ पीते हैं माड़, पीढ़ी दर पीढ़ी पी रहे हैं माड़, वैसे ही जैसे पीते हो दूध तुम। माड़ पीते हुए बच्चे उड़ रहे हैं गुब्बारों की तरह, रंग बिरंगे बच्चे फूल कर कुप्पा उड़ रहे हैं आकाश में। रंग बिरंगे बच्चे फूल कर कुप्पा उड़ रहे हैं आकाश में। बहुत सुंदर। तो एक और कविता सुनाऊं कि बस इतना ही है, जैसा समय तो बोले हो आप। गया, नहीं नहीं, आप छोटी सी अच्छा सुना दीजिए, बिल्कुल अच्छा, लास्ट। छोटी सी सुना जी, सुना देती हूँ। जी, स्वागत स्वागत। एक मिनट से। कविता का शीर्षक है नमक। फागूराम जब भी बाजार जाता है नमक खरीदता है। फागूराम जब भी बाजार जाता है नमक खरीदता है। फागूराम को पता है नमक की कीमत। नमक होगा तो थाली भर भात मसक सकेगा। नमक होगा तो थाली भर भात मसक सकेगा। चल सकेगा मीलों दूर रोजी मजूरी के लिए। ला सकेगा अंजूरी भर गोंदा फूल, टांक सकेगा महुआ के बालों में। महुआ फागूराम के पसीने की नमक मलती है अपने हाथ हथेली पर। महुआ फागूराम के पसीने की नमक मलती है अपनी हथेली पर, और महुआ के चेहरे की नमक से खोली है तरबतर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर कविताएं रही पल्लवी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि इतनी सशक्त और स्त्री विमर्श की कविता कहना है ना, एक बहुत ही क्लीशे होगा, एक घिसा पिटा शब्द। इसमें जो स्त्री की पीड़ा है और हजारों साल की सभ्यता की यात्रा में हम कहाँ पहुंचे हैं, या स्त्री कहाँ पहुंची है, या पुरुष का क्या नजरिया है और स्त्री का जीवन क्या है, ये सब आपकी कविताओं में अच्छी तरह से दर्ज हुआ है। और बहुत ही मार्मिक कविताएं आपकी रही हैं। अ, अलग ही तरह की कविताएं आपकी हैं पल्लवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं स्वागत करता हूं आदरणीय भरत प्रसाद जी का कविता पाठ के लिए। हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं उनसे भी और उनकी कविताओं से भी। और चूंकि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, तो अलग ही तरह का उनका एक योगदान रहा है एकेडमिक वर्ल्ड में भी। और सुधा जी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो एक तरह से साहित्य के दो विशेषज्ञ आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं भरत जी का परिचय दे दूं। 1970 में आपका जन्म हुआ संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। भरत जी, संत कबीर नगर नगर का नाम शुरू से संत कबीर ही है या कुछ पहले बस्ती बस्ती। बस थी? अब देखिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है, सिद्धार्थ नगर और संभाजी नगर, ये सब नए नए नाम जो रखे हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है। आपके काव्य संग्रह हैं एक पेड़ की आत्मकथा, बूंद बूंद रोती स्त्री, पुकारता हूँ कबीर और थका सूरज चमकता है। उपन्यास है काकुलम, और आलोचना की आपकी 10 किताबें हैं। यहाँ काफी काफी काम किया है आपने, आपकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो। मैं इन 10 किताबों का नाम नहीं पढ़ूंगा, आलोचना की किताबें हैं। कहानी संकलन है आपके और फिर एक दिन, ये पुरस्कृत है
कहानी संकलन आपका, और 24 किलो का भूत, ये थोड़ा रोचक शीर्षक है, ये भी एक कहानी संकलन आपका है। और विचार परक कृति आपकी है कहना जरूरी है, ये कोलकाता प्रतिश्रुति प्रकाशन से आई है। और 3 किताबों का आपने संपादन भी किया है, बचपन की धरती, धरती का बचपन, प्रकृति के पहरेदार, और लोक सत्ता के प्रहरी। पुरस्कार जो आपको मिले हैं, आयाम सम्मान, मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार, युवा शिखर सम्मान, अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार सहित 6 साहित्यिक पुरस्कार आपको मिले हैं। और प्रमुख पत्रिकाओं में आप लगातार छपते रहते हैं। संपादन आपने जनपथ के 2 विशेषांकों का किया है। जनपथ एक पत्रिका है जिसके 2 विशेषांकों का आपने संपादन किया है, सदी के शब्द प्रमाण 2013 ईस्वी, और धरती का बचपन, बचपन की धरती 2019 में ये अंक आया था। और साहित्य विमर्श पत्रिका के समकालीन कविता विशेषांक का भी आपने संपादन किया है। और एक पत्रिका आपने शुरू की है, मेरा ख्याल है उसका 3रा अंक आएगा, देश धारा, सालाना ये पत्रिका है। और पत्रिका क्या है, एक अच्छी खासी किताब है, मेरे पास भी है, भरत जी ने भेजी है, और संदर्भ ग्रंथ के रूप में जो है छात्रों के लिए बहुत उपयोगी मुझे लगी। और चूंकि साल में एक बार आती है तो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत सोच और समझ के साथ भरत जी इसको प्रकाशित करते हैं। और वसंत ऋतु में आती है, और वसंत अभी आने वाला ही है, फिलहाल हेमंत है मेरा ख्याल है कि शिशिर, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप पत्रिका की तैयारी में बिजी होंगे भरत जी, रात बिल्कुल, दिन? अंक आने वाला है, 3रा अंक आने वाला है। अच्छा, बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, जी जी। स्वागत। और आपकी कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जरा ये कहना जरूरी है, और ये जिज्ञासा जाग रही कि क्या कहना कहा है आपने जो जरूरी था, ये कहना जरूरी है, आपकी किताब की बात कर रहा हूँ। जी, कहना ज़रूरी है, प्रतिश्रुति प्रकाशन से है। पहले आप सबको नमस्कार पुनः एक बार अपनी ओर से। कहना ज़रूरी है प्रतिश्रुति प्रकाशन से है। इसमें साहित्यिक और गैर साहित्यिक विचार हैं। कह सकते हैं कि सूत्र रूप में 2-2, 3-3, 4-4 वाक्यों में विचार दिए गए हैं, और प्रायः हमने कोशिश की है ऐसे विचार दें जो कि आप सब महसूस तो करते हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं उसको महसूस तो करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उनकी संवेदनाओं में बातें उतरती हैं, लेकिन उसको हम अपने तरीके से नयापन देना चाहते हैं, कोशिश ये है नयापन देने की। जी। तो बस केवल वो स्फुट विचार हैं। अच्छा। और ये मैंने सीखा, असल में साहित्यिक दुनिया में बहुत सारे ऐसे नाम हुए हैं जिन्होंने अपने स्फुट स्वतंत्र विचार दिए हैं। लेकिन मैंने खलील जिब्रान को जब पढ़ा, खलील जिब्रान के सबसे अच्छी एक किताब है उनके विचारों की, हीरे मोती। हम्म। हीरे मोती आप लोगों ने शायद देखा पढ़ा होगा। हीरे मोती के उन विचारों को पढ़ करके मैं इतना प्रभावित हुआ कि मतलब खलील जिब्रान किस स्तर की सोच रखते हैं, वो मेरे लिए कल्पना से बाहर की बात थी। तब मुझे लगा कि हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे विचार दे सकें जो सूत्र रूप में तो हो, संक्षिप्त में हो, लेकिन वो देर तक और दूर तक आपको प्रभावित करे भीतर से। तो विचार हैं, स्वतंत्र विचार हैं वो, कहना ज़रूरी है। और बिल्कुल शॉर्ट में मैं चाहूंगा, ये चिंतन की कसौटी पर गद्य कविता, ये आपने जो किताब लिखी है, तो जी, जी, जी। ये क्या इसका विषय है, गद्य कविता पर? ये चिंतन की कसौटी पर गद्य कविता, इसमें करीब 12 लेख हैं, अच्छा। निबंध हैं, लेख हैं, हम्म। और ये सभी समकालीन कविता पर केंद्रित लेख हैं। हम्म। करीब 15-20 वर्षों के दौरान हमने हम्म। भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं में जो लेख लिखे, कविता पर हम्म। केंद्रित जो लेख लिखे, अच्छा, तो अच्छा। वही लेख इसमें संकलित हैं। और इसमें सबसे लंबा एक लेख है, गद्य कविता का व्यक्तित्व। हम्म। ये अच्छा। गद्य कविता का व्यक्तित्व, यह लेख बहुत लंबा लेख है, करीब 30 पेज का है ये। हम्म। तो इसमें गद्य कविता के अलग-अलग आयामों पर विचार किया गया है, खास तौर पर गद्य कविता का व्याकरण कैसा होना चाहिए,
गद्य कविता की भाषा किस तरह की होनी चाहिए जिससे कि वो गद्य होते हुए भी केवल गद्य न लगे, और गद्य कविता की कमजोरियों पर भी इसमें विचार किया गया है। जी, जी। क्योंकि आप और हम ये जानते हैं कि गद्य कविता आज की हमारी एक तरह से शैली बन चुकी है। पूरी समकालीन कविता गद्य कविता से संचालित हो रही है। जी। लेकिन यह भी कहीं न कहीं हम स्वीकार करते हैं कि गद्य कविता ने कविता का नुकसान भी बहुत किया है। जी, मैं इस सवाल मैंने इसीलिए पूछा, मेरा उद्देश्य यही जी, था एक्चुअली कि तो गद्य कविता। मैंने इस लेख हुँ, में इस पर विस्तार से अपनी बात रखी है जी। कि गद्य कविता में अगर अंतर्लय न होगी, गद्य कविता में हुँ, संगीतात्मकता नहीं होगी और गद्य कविता रसात्मक अगर नहीं बन पाएगी, तो निश्चित रूप से ये गद्य कविता बहुत ऊँचाई तक कविता को नहीं शायद ज़्यादा नहीं ले जा जी, जी, पाएगी। बिल्कुल, रस तो कविता में ज़रूरी शर्त है जी, और ये तो प्रश्न लय पूछने का भी मेरा लय, उद्देश्य यही था। रस, जी, जी, संगीत, ध्वनि, बिल्कुल, लय, बिल्कुल। रस, हुँ, संगीत, ध्वनि ये ऐसे अंतर तत्व हैं, जी, जो जी। गद्य कविता को पुनर्जीवन दे सकते हैं। हुँ, लेकिन वो किस तरीके से आएँगे, यही हुँ, कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती चैलेंज है, चुनौती होती है। सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। तो मैंने इस लेख में ये सारी बातें अपनी तरह से रखी हैं। भरत जी, अ, ये खास तौर पे आप लोगों की जो विशेषज्ञता होती है एकेडमिक जो फील्ड के लोग हैं, तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह से ज्ञानवर्धन अपना भी कर लेता हूँ और श्रोताओं के हिसाब से भी पूछ लेता हूँ। तो अब भरत जी कविता पाठ शुरू करें प्लीज। जी, ये मंच मेरे लिए बहुत सम्मानीय और आदरणीय है और स्मरणीय भी है कि एक लंबे समय के बाद पुनः एक मंच पर उपस्थित हो रहा हूँ और कविता पढ़ने का मुझे अवसर मिल रहा है। हमने इधर नदियों पर केंद्रित कविताएँ लिखनी आरंभ की हैं। हालाँकि बिल्कुल शुरुआत है और ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे देश की सबसे सम्मानित नदी, नदियाँ तो सभी सम्मानित होती हैं, कोई नदी छाँटने लायक नहीं है। लेकिन गंगा नदी पर केंद्रित हमने कुछ कविताएँ लिखी हैं। तो मैं शुरुआत अपने गंगा नदी पर केंद्रित कविताओं से करना चाहता हूँ। सादा। इसमें पहली कविता है, गंगा नदी का श्राद्ध कर्म। देखिए, थोड़ा व्यंग्यात्मक कविता है ये। हम्म, अभी खूब धो अपने पाप, रोज-रोज रगड़ो अपनी मैल। गंदगी से पाट देने में कोई कोर कसर मत छोड़ना। जी भर कर लगाओ गंगा में डुबकी, कुछ नहीं बोलेगी, यकीन करो। कोई आरोप नहीं मढ़ेगी सिर पर, नाराज होने की ताकत भी नहीं बची है। गंगा का शरीर ही नहीं, धैर्य भी बहुत बड़ा है। तुम्हारी सारी मार सह जाएगी, पचा जाएगी तुम्हारी हर चोट। उपेक्षा और तिरस्कार को पी जाना नदियों का स्वभाव है। बहुत अच्छा। रोज रोज गिरते नालों से मन न भरता हो, तो बड़े बड़े नालों नारे बड़े बड़े नाले और गिराओ। लहर लहर में भर दो जहर, मारो गंगा को, पीटो गंगा को, घायल कर दो गंगा का पानी। अपनी ही माँ है, हाँ, मगर आरती उतारना जरूर। पूजा पाठ बंद मत कर देना। 2 रुपए का सिक्का भी फेंकते रहना। घंटा बजा देना, अगरबत्ती दिखा देना। शुद्ध शुद्ध संस्कृत का मंत्रोच्चार करने में तुम्हें कौन पछाड़ सकता है। पुनः मैं हम्म, दोबारा कह दूं, शुद्ध संस्कृत का मंत्रोच्चार करने में तुम्हें कौन पछाड़ सकता है। भक्त होने का कुछ फर्ज भी तो बनता है ना। क्या हुआ जो गंगा की पारदर्शिता गायब हो रही, चिंता बिल्कुल मत करना। सड़ने लगी है गंगा की आत्मा, फिक्र किस लिए। गंगा बूंद बूंद करा रही है कब से, तुम छाती पर तैरने का सुख लूटो। कानपुर, बहुत बनारस, सुंदर। इलाहाबाद, कन्नौज और हाँ, गंगोत्री से भी मरने लगी है गंगा। हम्म, तुम बहुत सुंदर सपने सर। में भी ऐसा मत सोचना, गंगा की बीमारी पर ध्यान मत देना। इलाज कराने की क्या जरूरत, चीख पुकार तो सुनना ही नहीं। अगर पानी की जगह बहते हुए आंसू दिखने लगे, तो कतई आंखें मूंद लेना तुम।
गंगा बूढ़ी हो चुकी है, एक दिन मुर्दा हो जाएगी, उठा लेना मिलकर कंधों पर, उसी के पानी में उसका दाह संस्कार कर आना, मनुष्य होने का इतना फर्ज निभा जाना। बहुत सुंदर, बहुत हिला बहुत देने सुंदर वाली सर, कविता। हिला बहुत देने वाली कविता, बिल्कुल, बहुत। बहुत बहुत सशक्त। जो बहुत जिस परिस्थिति से दरअसल हम गुजर रहे हैं वही आपने लिखा है, बहुत ही गंगा जबरदस्त कविता। गंगा बिल्कुल माँ की तरह है, मैं उसे नदी नहीं मानता। सही बात है, सही बात है। सही बहुत बात है। मार्मिक कविता, बहुत मार्मिक कविता। दूसरी कविता पुनः गंगा पर ही है। 3 स्वागत। कविताएं गंगा नदी पर हैं, मैं पढ़ देता हूं पहले। जी। जी। गंगा एट द रेट ऑफ 2525। हम्म। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है लगभग। देखिए, हमने बहुत उतारी आरती, गंगा को नहीं बचा पाए। एक से बढ़कर एक देवी देवताओं से मिन्नतें की रात दिन, कुछ भी काम न आया। रोज रोज चढ़ाए गए फल फूल नहीं कर पाए गंगा को चंगा। हमने सफाई अभियान के बावजूद पानी पर चढ़ती रही मैल की परतें। हमने कसम खाई थी बंद कर देंगे मलमूत्र बहाना, मोड़ देंगे गंदे नालों के रास्ते जो गिरते हैं गंगा में, मगर आदत से लाचार थे हम। हमने बड़े बड़े नारे लगाए कि बूंदों की शक्ल में रिश्ते हुए गंगा के सारे घाव मिटा देंगे, मगर यह क्या, नए नए घाव बन गए गहरे। हमने गंगा की महिमा के गीत गाए, गौरव के नृत्य किए, ऊंची ऊंची प्रदर्शनी लगाई, समवेश स्वर में स्तुति गान किया, पर्व मनाया, व्रत रखा, उपवास किया गंगा के नाम पर। जल में डूबकर दोनों आंखें मूंद कर घंटों प्रार्थना भी की, मगर गंगा के चेहरे पर हंसी नहीं लौटी। नहीं उठी मृत्यु सैया से दोबारा, मां कहलाने वाली सदियों से नदी की लाश फैली है। भारतवर्ष के नक्शे पर 2525 किलोमीटर। बहुत मार्मिक। बहुत मार्मिक है। मैं तो जब भी बनारस जाता हूँ हर सुबह गंगा तट पे पहुंच जा, 80 घाट मेरा फेवरेट है। बिल्कुल वही दृश्य देख करके ही ये कविताएं लिख पाया हूं मैं, वही दृश्य जी। देख करके। गंगा पर एक और कविता देखें, गंगा नदी पर ही ये कविता है। जी। मैं कभी नहीं आऊंगा गंगा माँ, मैं स्वागत। नहीं आऊंगा गंगा माँ। देखिए, उधर चुका है तुम्हारे पानी से पानी का रंग, लहर लहर में छिपी तुम्हारी उद्दाम आभा मिटती जा रही तुम्हारी पराजित मौन के अतल में। तुम्हारे मरते हुए पानी से आंखें मिलाने का साहस मेरी स्वार्थी आंखों में कहां। तुम्हारी मौत की दर हकीकत जगा देती है मेरा अपराध बोध। तुम्हारी सामूहिक हत्या के इतिहास में दर्ज होना चाहिए मेरा कायर मौन, अक्षम्य दोष की तरह। पांव रखते ही तुम्हारे भीतर बहती रुलाई की सिहरन दौड़ जाती है नसों में। तुम्हारे स्पर्श करते ही कोई भूला बिसरा ऋण हृदय खटखटाने लगता है। गंगा तुम्हारी अतल में डुबकी लगाते ही गायब हो जाता है अपने वजूद का एहसास। तुम्हारे अशरीर होने के आगे डुबकी लगा लगा कर पवित्र होने का खेल जारी है सदियों से। तुम्हारी ओर बढ़ते हमारे हर कदम में छिपा है सारा रहस्य तुम्हें मृत्यु देने का। मैं कभी नहीं आऊंगा गंगा मां, अपनी पवित्रता के अंधेपन में तुम्हारी पवित्रता की और हत्या करने के लिए। बहुत सुंदर। ये 3 कविताएं गंगा नदी पर हैं। जरूरी कविताएं। पल्लवी जी ने पिता पर केंद्रित और माँ के लिए समर्पित अपनी कविताएं पढ़ी हमारे बीच में। मैं उन्हीं से प्रेरित हुआ कि अपने रिश्तों पर, अपनी बहन और पिता पर केंद्रित 1-2 कविताओं का पाठ करें। स्वागत। तो स्वागत, स्वागत सर। पिता पर केंद्रित एक कविता देखिए।
अनगढ़ मैदान थे पिता। शीर्षक है अनगढ़ मैदान थे पिता। पिता का सांवला बदन अनगढ़ मैदान था, उपजाऊ किंतु उबड़ खाबड़, अटपटे नंगे पैर मानो धरती की मोह माया में फंसे हुए, अंग अंग पर उभरी हुई नसें जड़ों की तरह फैली थी परिवार का रक्त सींचने के लिए। कद की गहराई बूझ पाना उनकी आत्मा में उतरे बगैर असंभव था। पिता के शरीर से अद्भुत गंध झरती थी, जो दरख्तों की छाल में होती है, जंगली झरने के पानी में, या फिर पकी हुई फसलों की सोधी माटी में। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीते ही जान ही न सका पिता कितनी सीधी साधी राह थे। पिता को खोकर रोज रोज पाता हूं भीतर पिता के नए नए अर्थ। सही बात है। अंधकार से लड़ते दिया में, अंधकार से लड़ते दिया में, हरी से पीली होती फसलों में, विदा करने के बाद बेआवाज बेहिसाब रुलाई में, सूखे तालाब की फटी बिवाइयों में, भोर आने के पहले आकाश के जगाव में, चिड़ई चुरंग की उड़ान में भी पा ही लेता हूं पिता होने का पता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहन पर भी कोशिश हमने की, संयोग से इधर एक विशेषांक आया, बहन केंद्रित पुस्तक आई, तो उसमें मैंने भेजी एक कविता, बहन पर केंद्रित है जी। इसका शीर्षक है जैसे निर्मल पूर्वी बयार। देखिए, सपाट खुटियों से बुनी हुई थी दीदी तुम्हारी हंसी, बेमतलब की बेचैनियां भी तन जाती थी तुम्हारी बरौनियों पर। कसमसा उठता था तुम्हारा चेहरा चुटकी भर पीड़ा देखकर, जिसमें कोई दर्द न होता था। कहां से वाह, पाया था छोर अछोर आहक से भरा हुआ हृदय, कहां वाह, से बरस जाते थे रोम रोम में छिपे जज्बात। बहुत सुंदर। कैसे साध पाई आखिर पहाड़ से भी कठिन स्त्री होने का अर्थ। वाह, कहां छुपाए रखती थी हमारे सबसे नाजुक वक्त में पुरुष से बढ़कर दुस्साहस। साथ साथ जीकर तुम्हें जान लेना कितना बड़ा भ्रम था, तुम्हें समझ लेना बुद्धि से कितनी बड़ी नादानी थी। जैसे विलुप्त हो जाए चोट को सहलाती कोई निर्मल बयार, जैसे जमींदोज हो जाए घावों को भरती हुई कोई दुर्लभ औषधि, जैसे दबे पांव पसरती हुई सुबह की धूप गायब हो जाए, तुम्हारा विदा होना असमय ही कभी न भरने वाली एक और माँ की खाली खाली जगह है। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कविता। बहुत मैं अनुभव किया हूं कि बड़ी दीदी दूसरी माँ होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, मैंने माँ का दूसरा पहलू, दूसरी माँ कहना थोड़ा सा कमजोर कर देना होगा, एक माँ का दूसरा पहलू बड़ी बिल्कुल दीदी। कभी कभी तो छोटी बहनें भी वो भूमिका निभा देती हैं। नहीं, मैं वही बोलने वाला था फिर मैं छोटी बहन भी माँ ही होती है, बल्कि पिता के लिए बेटी भी कई बार माँ जैसी होती है। माँ की बहुत अनुपस्थिति। देर से सुन रही हूँ, बोलूंगी कंक्लूड करते हुए, आप दोनों को सुना बहुत अच्छे से। एक छोटी सी टिप्पणी, बहनें प्रायः माँ बन जाती हो, छोटी या बड़ी, भाई पिता क्यों नहीं बन पाते? जी, जी, ये तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा इसका, अपने समय पर बोलूंगी। जी, ज्वलंत प्रश्न है ये तो। ये सभ्यता से पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। मेरे ख्याल से प्रशांत जी पाठ का समय हो चुका होगा, नहीं अगर भरत जी, इजाजत होगी तभी दो आगे मिनट हम हाँ, एक पाठ कविता आगे बढ़ाएंगे। 2 मिनट है आपके पास, आप सुना दीजिए छोटी सी एक कविता। अच्छा जी, जी, तो एक कविता मैं और सुना देता हूँ। जी स्वागत। एक कविता है घोड़ बच्ची, घोड़े की बच्ची पर केंद्रित कविता है ये।
और ये बिल्कुल अपने सामने की देखी हुई घटना पर केंद्रित कविता है। शीर्षक यही है, घोड़बच्ची। चमड़े पर चाबुक की मार उसने मां को देख देख कर जाना। गालियां चुपचाप पी जाना अभी नहीं सीखे थे उसके कान। भूखी प्यासी रहकर जुटे रहने की बेबसी अभी समझ नहीं पाई थी। तागा खींचने की उम्र अभी ठीक से हासिल नहीं कर पाई थी। अभी तो नाजुक खुरों ने सख्त जमीन को सहना सीखा था। कुलाचे भरने की हुमक अभी पैर में बाकी थी। शरीर की नवरस हड्डियां अभी अपना भार सहना जानी थी। उसकी गर्दन को क्या पता मरते दम तक सवारियां ढोना कितनी यातना का नाम है। जामुन जैसी भाव भरी आंखें जानवर होने का अर्थ समझने लगी थी। हुए नवधा रोहें स्वच्छंद मन की आहट देते थे। बूढ़ी माँ का साथ देती घोड़बच्ची, बूढ़ी माँ का साथ देती घोड़बच्ची छिपा लेती है नौ सिखुआपन। पचा जाती है नई नई थकान, ढक लेती है अनगढ़ कच्चापन। घोड़ी से ज्यादा समझदार हो गई है घोड़बच्ची। कदम ताल मिलाते हुए अनक लेती है माँ की दुखती थकान। मगर मार खा खा कर भी रुक रुक जाती है। मुझे न जाने क्यों असमय ही जिम्मेदारियों में जुटी हुई अपने देश की तमाम किशोरियों की याद आती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत ही क्या सुंदर कविता कहें, आपकी संवेदना कहाँ तक जाती है देखिए। सही बिल्कुल बात ये है। बिल्कुल अलग ही तरह का विषय, और यही है, सही। कवि कवि की संवेदना जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, होना भी कोई नहीं सीमा चाहिए। नहीं। हाँ हाँ हाँ। और पर्यावरण से आपने अपनी बात शुरू की और 3 कविताएं नदी के ऊपर सुनाई, गंगा के ऊपर सुनाई। दरअसल छोटी छोटी नदियां भी होती हैं, लेकिन हर छोटी सी नदी भी हो तो अपने गांव के लिए गंगा से कम नहीं होती। नदियों के किनारे सभ्यता का विकास होता है, और ये तो सब हम जानते ही हैं। फिर भी दुर्भाग्य से जो चीजें, जो माहौल आजकल है कि किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है, पता नहीं क्यों यह संवेदना इंसान में नहीं है। धन ज्यादा जरूरी है, अपनी राजनीति ज्यादा जरूरी है। और माँ पर, बहन पर आपने कविताएं सुनाई भरत जी, अब अद्भुत कविताएं रही। और आखिरी कविता ने तो बिल्कुल कहना चाहिए कि स्टंड कर दिया। अकल्पनीय विषय पर आपने वो कविता सुनाई, तो ये बड़ा अनोखापन आपके साहित्य का है। अब मैं बधाई देता हूं भरत जी आपको, और आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर सुधा उपाध्याय जी को, जो कि एक प्रतिष्ठित कवि एवं आलोचक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। आज की जो लेखिकाएं हैं हिंदी की, उनमें सुधा जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी शिक्षा जो है, एमए आपने स्वर्ण पदक के साथ किया दिल्ली विश्वविद्यालय से, और पीएचडी भी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है। और आप जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में है, वहाँ हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपकी प्रकाशित रचनाएं जो हैं, अच्छा मुझे याद आ रहा है कि भरत जी के परिचय में मैंने उनकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना भूल गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो शिलांग में है ना सर? जी वो जी जी। पता नहीं आपके परिचय में आपने लिखा था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, जी, मेघालय। हाँ, हम इंग्लिश में हम लोग नेहरू बोलते हैं उसको, नॉर्थ जी जी ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यस। जी जी। मेरे एक दोस्त के पिता भी वहाँ केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। तो ठीक है, वापस हम सुधा जी की तरफ आते हैं। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, इसलिए कहूंगी मैं और बोलती चुप्पी। आलोचना की आपकी 2 किताबें हैं, पाठ पुनर्पाठ और औपन्यासिक चरित्रों में वर्चस्व की राजनीति, 6वें दशक के बाद। महत्वपूर्ण कविता संकलनों में भी आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, जैसे स्त्री होकर सवाल करती हो, यथास्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री, और हिंदी की चर्चित कवियत्रियां। पुरस्कार और सम्मान आपको बहुत से मिले हैं सुधा जी। सरोजिनी नायडू सम्मान, एएएफटी संस्थान, ये एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, इसकी तरफ से आपको मिला। इसलिए कहूंगी मैं, जो आपका कविता संग्रह है, आपको शीला सिद्धांतकार पुरस्कार मिला।
हिंदी साहित्य के प्रति आपका जो समर्पण है और लेखकी जीवन से समाज में साहित्य को प्रेरणा व स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आपको अमर सरस्वती सम्मान मिला। शिक्षा के क्षेत्र में काम जो आपका रहा है, मातृश्री रत्न सम्मान आपको मिला, और साहित्य गौरव सम्मान भी आपको मिला आपकी साहित्य सेवा के लिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सावित्री सिन्हा स्वर्ण पदक पुरस्कार आपको मिला, और यूनिवर्सिटी का बस कर दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी, बिल्कुल, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। और जी, बाकी आपका अलग अलग तरह से एकेडमिक फील्ड में योगदान है, स्कूलों की जो किताबें होती हैं पाठ्यक्रम की उसमें भी, और लगातार आप प्रकाशित होती हैं लेख और आपकी कविताएं और आलोचना कृति। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। ठीक है, जितना छोटा हो अच्छा है, जी बिल्कुल काम बिल्कुल, बड़े बड़े होने चाहिए। मैं बिल्कुल आप कद्दावर रचनाओं की तलाश में होती हूँ, रचनाकारों की नहीं। जी तो मुझे बिल्कुल, तो व्यक्ति बड़ा नहीं लगता, उसकी रचना उसे बड़ा नहीं, करती आप है। हमारे बीच मौजूद हैं, हमारा सौभाग्य है। और आप शुरू करें सुधा जी अपना वक्त। जी बिल्कुल। एक तो आज मैंने दोनों कवियों को बहुत ध्यान से सुना, मन से सुना, क्योंकि कविता मेरे दिल के बहुत करीब होती है, और इन दोनों को मैं पढ़ती रही हूँ। बल्कि पल्लवी जी की, माता जी की कुछ कविताएं मैंने पढ़ी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और भरत प्रसाद जी की कविताएं पढ़ी हैं मैंने। मेरा चौथा कविता संकलन आएगा भी यही, क्योंकि कहना जरूरी है। ये सिलसिला शुरू हुआ था बोलती चुप्पी से, और उसके बाद इसलिए कहूंगी मैं, और अब क्योंकि कहना जरूरी है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। कहने की हम बोलनहारा के वंशज हैं, यानी कबीर। तो हमेशा से मैं ये मानती रहती हूँ कि प्रतिरोध का जो स्वर हम सब में आया है, आप में भी प्रशांत जी, वो कबीर से ही आया होगा। हम जागने और जगाने की बात को सर्वोपरि रखते हैं। तो आज अलग अलग कविताओं पर बात करना मुश्किल होगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि कंक्लूड करूं, और जो मिजाज मुझे मिला इन दोनों की कविताओं में उस पर बात कर दूं, ताकि कुछ लोगों को कुछ जरूरी टिप्पणियां मिल सकें, कविता पर, आज की समकालीनता पर कुछ बात हो सके, कुछ सार्थक बात हो सके। मैं सुनाई दे रही हूं तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। जी, तो मैंने बात वहीं से शुरू की थी कि हम सब यहाँ मौजूद जो हैं वो कबीर के वंशज हैं, और हम बोलनहारा हैं। बिना बोले हमसे रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। तो न केवल जागें बल्कि जगाएं। और जमाना कैसा है? स्किल एनहेंसमेंट, होलसम डेवलपमेंट। तो ये जो स्किल है ना, ये चतुराई है, ये एक तरह की दक्षता है, एक तरह का कौशल है, बांकपन है। और ऐसी सयानी चालाकियां साहित्य जगत में भी प्रवेश कर गई हैं। मैं कोई खराब टिप्पणी नहीं करती, पर मैं खरा बोलती हूं। इसके लिए समझते हैं, विद्यार्थी जानते हैं, और साहित्य समाज भी जानता है। तो चतुराई और चालाकी कविता को भी पसंद नहीं है। हमें प्रतिरोध का स्वर अपनी ताकत को पहचानना होगा, और टिप्पणी करें कवि और कविता के बीच में जरूरी रह ही नहीं जाता कि कोई कुछ कहे, लेकिन जो उसने सहा है, जो उसने सफरिंग देखी है, उस सफरिंग से आपका सफर आपको सहयात्री बना ले, मैं वो चाहूंगी, और मैं बस वही बात करूंगी। भरत जी की कविताएं भी पढ़ती रही हूं और पल्लवी जी को भी पढ़ा है। मैं थोड़ी सी अपनी बातचीत उसी ढंग से करूंगी। प्रशांत जी, आप भी जानते हैं कि जो मानवीय विवेक है, ये कविता के लिए सबसे जरूरी है। जागरूकता के लिए भी हम सभी समकालीन हैं, हम लिख रहे हैं साथ साथ। ये सचेतनता हम में जो आती है, ये मानवीय विवेक जो हम में आता है, ये मानवीय संवेदना कविता का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। मुझे लगता है अब आप सब छोटे छोटे विद्यार्थी हैं और मैं बात करूं तो उस ढंग से तभी मैं सहज भी हो पाती हूँ, और हम सबके भीतर का वो बच्चा, वो शोधार्थी हमेशा जिंदा रहे। जब अज्ञेय कहते हैं कि हम कोई बड़े कवि नहीं, स्थापित प्रतिष्ठित कवि नहीं, राहों के अन्वेषी हैं, तो यहाँ मौजूद हम सब, कौशल किशोर जी भी, प्रशांत जी भी, हम सब राहों के अन्वेषी हैं। हम सब अन्वेषण में हैं, शोध धर्मी हैं, और एक शोधार्थी के नाते यहाँ बतिया रहे हैं। ठीक रहेगा? बिल्कुल। बात आगे रखूं अपनी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी, कविता को इसी तरह से देखना चाहिए। हम कविता प्याज के परत दर परत खुलती है और उसी ढंग से उसको एक बारगी पढ़ने से बात नहीं बनती, जी ही नहीं भरता, जी भरना भी नहीं चाहिए। कविता वही सच्ची और सुच्ची कविता है जिसे बार 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 पढ़कर आप जानने की कोशिश करें, उसकी तह में जानने की कोशिश करें कि जो ये हमारा समय है, जो ये हमारा समाज है और जो हम आप हैं, एक अलग तरह के विध्वंस को लगातार देख रहे हैं। विध्वंस बम विस्फोट की बात नहीं कर रही हूं मैं, हम साक्षी हैं। साक्षी बनकर ही देखें तो कविता पढ़ पाएंगे, पढ़ना भी, लिखना और पढ़ना दोनों। तो जिस दौर से हम आप गुजर रहे हैं, ये बड़ा कठिन क्रूर दौर है और रोज कुछ अंदर टूटता दरकता है, रोज एक विस्फोट होता है, विध्वंस होता है और हम आप साक्षी बन रहे हैं। इसमें से जीवन तलाश लेना पल्लवी जी को आता है क्योंकि उनकी मां ने उन्हें घुट्टी में पिलाया है। इस विध्वंस में हम जीवन तलाश रहे हैं, इस जीवन में हम कविता तलाश रहे हैं। ये बड़ी बात है प्रशांत जी, ये कोशिश करते रहना है हमें, क्योंकि रचना कर्म के लिए सबसे बड़ी कसौटी क्या है? कसौटी यही है कि जिस समय और समाज में हम जी रहे हैं ना, वहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चुनौतियों को स्वीकारें, रोज चुनौतियों से दो चार करें। और हम होते क्या जा रहे हैं? अवसरवादी। चुनौतियां किसे पसंद आती हैं? अवसर चुन लेते हैं अपने लिए, ये निकेन प्रकारें, यहाँ पद, ये प्रतिष्ठा, ये रुतबा, ये रसूख, ठीक। और फिर उस रुतबे, रसूख, कसौटियों में जब हम नहीं कसे जा सकते तो कविता हमसे दूर हो जाती है। हम तो कोशिश करते हैं कि कविता के करीब रहें, लेकिन अवसर जो हमें मिलते जाते हैं और हम चुनौतियों से पहले अवसर चुनते जाते हैं, हम कविता हमसे दूर होती जाती है। ये दूसरी टिप्पणी, जरूर ध्यान रखिएगा इसका। लगातार हम हताश क्यों हो रहे हैं? मुझे पल्लवी जी की कविताओं में कुछ हताशा, कुछ भावुक कविताएं थी। मैं भावुक कविताओं से, माँ और पिता हमेशा ये शाश्वत विषय हैं, प्रेम, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमें लगातार भीतर तक भिगो देते हैं। कुछ भावुक कविताएं भरत जी ने भी सुनाई, लेकिन भरत जी मुझे बहुत कंटेम्प्ररी लगते हैं। हमेशा मेरा मिजाज बहुत मेल खाता है। मुझे राजनीति क्यों भाती है? क्योंकि इर्द गिर्द की राजनीति समझ आती है, इसलिए मुझे राजनीति भाती है। और मेरा तेवर मिजाज भी इस तरह की कविताओं का है, जो लगातार हम हताश हो रहे हैं और युग को गरिया रहे हैं, जमाने को गरिया रहे हैं। हमारा आंतरिक जगत तैयार होता है इसी बाहरी जगत से, लेकिन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर दोनों उदासीन हो रहे हैं तो कुछ तो बात है। हमारी नस्ल में हमें फिर से सोचने की बात है, हमें यू टर्न लेने की बात है, हमें बार बार खुद को खोजने और खंगालने की जरूरत है, चाहे कविता हो या जीवन हो। इसमें एक तो फांक न हो सोच में, विचार में, लेखन में। और जिस संघर्ष में अगर हम जुझारू हैं, अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी पलायन के नहीं सोचेंगे। हम पलायन कर ही नहीं सकते। क्या बात। समकालीनता कहती ही मैं उसे हूं कि हम, क्योंकि वर्तमान बनाता है समकालीनता। हमें समकालीन वो लोग भी क्यों निराला समकालीन लगते हैं, क्यों कबीर समकालीन लगते हैं, क्यों नागार्जुन समकालीन लगते हैं, मुझे तो रघुवीर सहाय समकालीन लगते हैं। आज नहीं है मौजूद आपके हमारे बीच, है क्या? नहीं। लेकिन वो सोच, वो विचार, वो बोलनहारा जो कबीर ने सिखाया, ये परंपरा बोध हमें लगातार रहे, लगातार हमारे अतीत की मौजूदगी वर्तमान में रहे, हम तब समकालीन हैं। एक साथ यहाँ बैठे बोल बतिया रहे हैं, इसलिए समकालीन न कहलाए। बिल्कुल। मुझे 15 साल 20 साल का नवयुवक भी पुराना सा लगता है, और यहाँ बैठे कौशल किशोर जी नौजवान लगते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह है सोच, कंटेम्प्ररी सोच, जो ये पूरी संस्कृति है हमारे इर्द गिर्द। मैं माफी चाहूंगी, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन संवेदना जरूरी चीज है जो हमें जोड़े हुए है।
सोच और विचार जरूरी चीज है जो हमें समकालीन बना रही है। और ये संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति है, भोग की संस्कृति है। वो चौपायों में हम दो पाए अलग क्यों हैं? अपने संस्कारों की वजह से। हम अपने अतीत के कुछ जरूरी हिस्सों को सहेजे हुए हैं माँ और पिता की स्मृतियों में, और वो स्मृतियां वो हमारा खजाना है जिससे हमारे अनुभव समृद्ध हो रहे हैं और जिससे हम, आप, भरत जी, पल्लवी जी, प्रशांत जी संवेदनशील हो रहे हैं ना। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, चहुओर जो वर्चस्व है, जो रसूखदार हैं, जो रजिस्टर्ड कवि हैं, मैं कुछ कवियों को रजिस्टर्ड कहती हूँ, बहुत स्थापित हैं, वो अपने वर्चस्व को ढो रहे हैं। कविता उनसे दूर होती जा रही है। वो पूंजी और पद प्रतिष्ठा में लैस हैं, साधन सुविधाओं में लैस हैं, अति संपन्न हुए जा रहे हैं, लेकिन वो वंचित को मुखर नहीं कर रहे, वो शोषित को उजागर नहीं कर रहे, जात जमात की बात नहीं कर रहे, बच रहे हैं। ये रचना कर्म नहीं है, ध्यान रखिए। तो भावुक न हो, संवेदनशील बने रहें, बहुत जरूरी है। दौर ऐसा है, लगातार हमें मोहभंग हो रहे हैं। बहुत अच्छी संबंधों पर कविता पल्लवी जी ने सुनाई, भरत जी ने भी सुनाई। ये जो मोहभंग है, ये जो जड़ता है, यही हमें लगता है दाय रूप में हमारे बुजुर्ग थमा गए हैं। 60 के बाद की कविताएं खंगाली आप, तो क्या हमारे हिस्से क्या आया, हमें क्या मिला है? यही मोहभंग, यही स्वप्न भंग, यही द्वंद, यही छटपटाहट। तो ये जो तेवर है, ये जो मिजाज है, इसको पकड़े रहिए, इसको संभाले रखिए। हम ही हैं जो आगे बीज रूप में अपने आने वाले जो नया रच रहे हैं, जो नया नया अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको ये मानवीय विवेक थमाने का काम हमारी जिम्मेदारी है। तब तो ये गोष्ठी सफल है, तब तो ये गोष्ठी सार्थक है। तो मानवीय विवेक को खोना, संवेदना को खोना है। और जो ये नया मध्यम वर्ग बन रहा है ना, कविताएं पढ़ता है फैशन की तरह, कविताएं सुनता है फैशन की तरह, किताबें हाथ में थामता है, किताबों से लैस रहता है, लेकिन फैशन की तरह। इससे बचना होगा हमें, इसे बचाना है हमें। इस मध्यम वर्ग, रंगा चुंगा नौजवान जो है, ये फैब्रिकेटेड है, ये संवेदना के बिल्कुल जानता ही नहीं, दूसरे की वेदना को समझना उन चौपायों से बिल्कुल अलग नहीं है। वो जिनको हम पशु कहते हैं, जो भोग में जो लड़कर, झगड़कर, जूझ कर, दूसरे से छीन कर, झपट कर पद प्रतिष्ठा रसूख अपना रहे हैं। मेरे भीतर इस पूरे मरते हुए दौर, ये जटिल कुटिल दौर में कविता के पास जाने की, जीवन को बचा लेने की, कविता में जीवन को ढूंढ लेने की कोशिश है, जद्दोजहद है। ये आप लोग भी बनाए रखें। मार्मिक पक्षों की तलाश करें और विपक्ष की शिनाख्त करें, विपक्ष को पहचाने, और केवल पहचाने नहीं, प्रतिक्रिया दें। क्योंकि विवरण काव्य नहीं है, बिंब काव्य नहीं है, प्रतीक, मिथक, उपमान, सपाट, बयानी सब मैले हो चुके हैं, सब पुराने हो गए। क्या बात है, क्या बात। नया करना है कुछ, तो प्रचलित मानदंडों से अलग करें अपने को, कविता को बचा लें। क्योंकि दुख, दर्द, भूख, प्यास, तकलीफ, माँ बाप, प्रेम, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये अब भी बचे हुए हैं हमारे पास। और संवेदना तब तक बची रहेगी जब तक ये सब बचे रहेंगे। हमें खुराक मिलती रहेगी, हमें अपने रचना का कंटेंट मिलता रहेगा, और कंटेंट मिलता रहेगा तो हम समृद्ध रहेंगे। तो अपने अनुभवों को खुद जिएं। क्लासरूम में भी मैं कहती हूं कि बच्चे बिना दुख के सुख को लिए मत रचो, दुख का सुख लो। उस यात्रा को खुद ही तय करना पड़ता है, उस पीड़ा को खुद ही भोगना पड़ता है, उस विचलन को और विचलन को खुद ही सहना और फिसलना पड़ता है। प्रेम में विचलन बहुत होता है और हम सब फिसलते भी हैं, लेकिन अनुभव कैसे कमाएंगे? तो अनुभव कमाना है ना। इस दुख को, भूख को, दर्द को, तकलीफ को बिना चीन्हे पहचाने मत रचें, मत लिखें, कोई जल्दीबाजी ना करें। क्योंकि कविता रचने के लिए, याद रखिए, माई कहा करती थी मेरी, कमासुत होना पड़ता है। कमासुत होना
मतलब कमाना होगा, वोकैबुलरी कमानी होगी, भाव कमाने होंगे, अनुभव कमाने होंगे, स्मृतियां बटोरनी होंगी, तब आप और हम संवेदनशील होंगे। आप सबसे उम्र में छोटी हो सकती हूँ मैं, निश्चित तौर पे होंगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत सीखा है, पढ़ा है अपने गुरुवर से, क्लासरूम में जो विद्यार्थियों से साझा करती हूँ, बस वही बात की। और इन दोनों की कविताओं ने मुझे लबालब किया। कुछ कविताएं कोट करने लायक हैं, पल्लवी जी की भी और भरत जी की। भरत जी की तो मैं बहुत पढ़ती हूँ कविताएं, मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि मुझे वो मिजाज अच्छा लगता है। तो याद रखिए, प्रचलित मुहावरों से बचिए, पुराने मापदंडों से बचिए, विधान तोड़िए बाहर के भी और भीतर के भी, संविधान तोड़िए बाहर के भी और भीतर के भी, प्रकृति के साथ बिना छेड़छाड़ किए। प्रकृति कब तक हम ऐसा करते रहेंगे कि उससे लेते रहेंगे। तो तमाम इन चीजों को संभालते हुए, सोचते हुए, हम वास्तविकता को क्षति न पहुंचाएं, एज इट इज नहीं, यथावत नहीं, लेकिन उसमें उसमें दरार करें, सुराख करें और पहुंचे भीतर, रिपोर्टर की तरह, एक खबरी की तरह, एक शोधार्थी की तरह। और फिर हम उसका प्रचार प्रसार न करें, जुलूस न निकालें, कोई नारेबाजी की जरूरत नहीं, किसी पैम्फलेट की जरूरत नहीं, पोस्टर की जरूरत नहीं। कविता जीवन है, कविता अपने आप बोलेगी, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। कवि जब रच लेता है तो वो उसकी भी नहीं रह जाती। तो हम जैसे आलोचकों का क्या काम। ये तीसरी टिप्पणी, छाप दीजिएगा इसको। आलोचक तभी तक जरूरी है जब कविता नहीं बोल रही होगी, अपना बोलने वाला। तो बोलनहार बने, वहीं से बात शुरू की थी मैंने। थोड़े में ज्यादा कहना चाहती थी, उम्मीद है आप सब तक बात मेरी पहुंच पाई होगी। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार वक्तव्य रहा आपका, बहुत सार्थक, बहुत उपयोगी। बस और जल्दी में जुड़ी, देखिए 10 तारीख को जुड़ना चाह रही थी, 8 को ही जोड़ लिया आपने। नहीं, इतना एक्सटेम्पोर तो कभी नहीं किसी ने नहीं, किया और होगा। बहुत जल्दी आप तैयार हो गई, ये भी बहुत आश्चर्य की शुक्रिया। बात है जी। केवल एक टिप्पणी मेरी जरूर सुन लें। जरूर बोलें, बोलें। मैं अपनी कविता सुनने के लिए भले यह वीडियो बार बार या रिकॉर्डिंग न देखूं शायद, लेकिन आपसे इस व्याख्यान के माध्यम से सीखने के लिए मैं कई बार सुनूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल बात। जी। और बहुत असल में आप सीखने को मिला जी, और आज सुनिए, का। वो किताब मुझे तो भिजवा दीजिए, मैं जी, किताबों की तो भूखी होती हूँ, मुझे किताब जरूर चाहिए। विधिवत हम समापन करें और फिर बात भी करेंगे। तो मैं इस शानदार कार्यक्रम को अंजाम देने में जो सहयोग दिया आज दोनों कवियों ने, आदरणीय भरत प्रसाद जी, आदरणीय पल्लवी मुखर्जी जी, आप दोनों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय प्रोफेसर सुधा उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत आभार कि वो वक्तव्य के लिए उपस्थित रहीं। और लखनऊ से वरिष्ठ हमारे साथी आदरणीय कौशल किशोर जी भी आखिरी तक मौजूद थे, बहुत बहुत आभार कौशल जी का भी। और श्रद्धा जी भी आप आज यहाँ रहीं, आप सबका बहुत आभार। और इस तरह से यह कार्यक्रम संपन्न होता है।